नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ये पार्ट 2 होगा दोस्तों। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की स्वतंत्रता के टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, सब कुछ जानेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को अच्छे से समझा था, उसके बाद कुछ जो भी चीज़ें हुई उसको समझा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग लगभग समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापित हुआ उसके बाद से लेकर के आज़ादी तक 1950 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इससे पहले की वीडियो चाहे वो प्राचीन भारत की हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत की हो, या फिर आधुनिक भारत के इतिहास की हो, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग टाइटल को टच कीजिए और जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। जो लोग देख लिए हैं वो लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, शेयर कर दो वीडियो को, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली 11 AM पर आप सभी लोग तैयार रहा कीजिए, चैनल पर वीडियो आती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अब देखिए इसका बेस समझिए। इन्होंने ये स्थापना ब्रह्म समाज की तो 1828 में की थी, लेकिन इसके पहले इन्होंने एक और स्थापना की थी 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और आत्मीय सभा में होता क्या था कि ब्रह्म संगीत गाए जाते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी थे दोस्तों, वो इसका विरोध करने लगे। तो जब विरोध करने लगे तो फिर आगे चल करके धीरे धीरे इसे बंद करना पड़ा, और इसी समाज को आगे चल करके 1828 में इसी का नाम बदल करके दोस्तों ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो एक किराए का मकान लेकर के दूसरी जगह एक बार दोबारा से शुरू हुआ, फिर से अधिवेशन होना शुरू हुआ, और 1828 में जाकर के ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अभी दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में यानी इससे पहले के पार्ट में बताया था। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और दयानंद सरस्वती की बहुत ही चर्चित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, जो समाज है और उसके जो संस्थापक हैं उनको आपको याद रखना है। इसकी भी वीडियो आ जाएगी, एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी, कौन कौन से समाज थे या कौन कौन सी सभा थी जिसके संस्थापक कौन कौन से थे। चलिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की, ये आप बता दीजिए पहले। तो किसने की थी दोस्तों? वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर। सावरकर का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने मुक्त भारत समाज की या कहें फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कभी कभी इंग्लिश में दे दिया जाता है फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो फ्री इंडिया सोसाइटी यही है मुक्त भारत समाज, याद रखिएगा। इसकी इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1906 में। 1906 में की थी। कहाँ की थी? तो ये गए थे दोस्तों इसके लिए लंदन, और वहीं पर इन्होंने किया था। तो लंदन में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में। लेकिन ये जगह कौन सी थी? तो ये जगह थी दोस्तों बम्बई। ठीक है, बम्बई, बॉम्बे में, जो इस समय मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दोस्तों स्थापित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों A.O. ह्यूम जी और दादा भाई नौरोजी जी, ये लोग मिल करके स्थापित किए थे 28 दिसंबर 1885 को। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबको हम लोग सीरियल वाइज जानते चलेंगे। जब पहली बार दोस्तों ये स्थापित हुआ तो पहली अध्यक्षता किसने की? संस्थापक तो आप जान लिए, A.O. ह्यूम। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की पहली बार? तो पहली बार अध्यक्षता दोस्तों W.C. बनर्जी ने की थी। W.C. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हुए पहले अध्यक्ष। अगला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने कितने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने गठन किया था 1885 में।
1885, कहीं कहीं आपको 1884 में लगेगा। एक्चुअली में बातचीत इसके लिए सब कुछ चलने लगा था 1884 से ही, आगे चल करके 28 दिसंबर वो डेट हुई जब पहला अधिवेशन हुआ, तो उसी को मान लिया जाता है कि 1885 में हुआ स्थापित। लेकिन इसके लिए अब कोई भी संस्था स्थापित करनी होती है तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही दिन में जाकर स्थापित हो गया, उसके लिए काफ़ी लोग होते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, उस पर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उस पर एक उसका टारगेट डिसाइड किया जाता है, उद्देश्य डिसाइड किया जाता है कि किस लिए स्थापित करना है। जैसे अभी 72 प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके तब 28 दिसंबर 1885 को पहली बार अधिवेशन किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 1884 अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप 1884 भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 1885 दिखा तो आप 1885 ही लगाएंगे। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जन गण मन कब गाया गया था? तो दोस्तों ये सबसे पहले 1911 में गाया गया था। कब? 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही तो दोस्तों 1913 में सबसे पहले नोबेल मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था, और इकलौते भारतीय हैं जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं 27 दिसंबर 1911 को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, तो वहाँ पर ये गाया गया था, ठीक है। फिर बाद में आगे चल करके इसे संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। कब घोषित किया? तो ये 24 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान ने ग्रहण किया राष्ट्रगान को। तो दोनों ही डेट आपको याद रखना है। पहली बार कब गाया गया? 1911 में, और हमारे संविधान में कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। अगला देखते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले कहाँ पर गाया गया? अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर गाया गया। ये कलकत्ता में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था, और इस समझौते के बाद कांग्रेस ने, INC ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। कब? 1916 में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था कांग्रेस ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार, ठीक है। तो इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता इस अधिवेशन की। अगला, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी भी ये INC के अध्यक्ष बने, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये बने 1938 में। ये 1939 में एक बार फिर से चुने गए थे, लेकिन कुछ विवाद होने लगा, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार 1938 में बने, दूसरी बार 1939 में बने। ये कहाँ का अधिवेशन था? ये हरिपुरा का था, ठीक है, 1938 वाला हरिपुरा का था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्ष बने। फिर 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन, तो वहाँ भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखते हैं। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में की संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ पर यह हुई थी संधि? कहाँ पर हुआ था जब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ? तो दोस्तों इसके लिए कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन, अभी पिछला क्वेश्चन ही तो बताया था, 1916 में लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, गठबंधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? यानी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बने थे बहरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? बहरुद्दीन तैयब जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1887 में बने थे, यानी जब कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस 1885 में जब गठन हुआ, तो उसके 2 साल के बाद ही ये बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहाँ पर अध्यक्षता इन्होंने की थी? वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था मद्रास अधिवेशन, ठीक है, मद्रास अधिवेशन। ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये जो बार बार मैं बता रहा हूँ मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, उस टाइम को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। उस टाइम पर कोई ऐसा सोशल मीडिया, ऐसा ये सब चीज़ तो होता नहीं था कि एक बार में सोशल मीडिया पर आए या फिर ट्वीट कर दिए, पूरी देश की जनता जान गई। उस टाइम पर अवेयरनेस फैलाने के लिए लोग क्या करते थे? जगह जगह जा करके अधिवेशन किया करते थे,
अधिवेशन समझ लीजिए एक प्रकार की संयुक्त बैठक की जाती थी, जिसमें वहाँ के प्रतिनिधि आया करते थे, शामिल हुआ करते थे, वहाँ के मुद्दों को देखा जाता था और कैसे देश को आज़ादी दिलाया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से दिलाया जा सके, इस पर राय मशवरा होता था। ठीक है, तो इसलिए जगह जगह अधिवेशन किया जाता था पूरे भारत भर में। तो हर वर्ष ये अलग अलग जगह हुआ करता था। अब इसमें रिपीट भी होता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में एक अधिवेशन हो गया तो दोबारा कभी होगा नहीं, वहाँ फिर से होगा, हो सकता है कुछ साल बाद उसका आ जाए। ठीक है, चलिए अगला, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? देखिए, महात्मा गांधी जी को भी दोस्तों एक बार अध्यक्ष बनाया गया था, या कहें महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने ही थे कांग्रेस के, इसके बाद ये कभी नहीं बने। 1924 का ये टाइम था, 1924 का बेलगावी में, कहाँ पर? बेलगांव में दोस्तों ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। एक लौते अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की हुई है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद महात्मा गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए कि इन्हीं के सानिध्य में रह करके, इनसे आशीर्वाद ले लेकर के सब लोग अध्यक्ष बना करते थे। ठीक है, तो ये अध्यक्ष नहीं थे, ये उससे ऊपर थे। क्लियर? तो 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ। बेलगांव कहाँ पर है? ये कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? 1904 में अभिनव भारत का गठन किया गया था। ये किसने किया था गठन? तो इसका गठन किया था दोस्तों वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, यह इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता था। और इन्हें नहीं तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, मुक्त भारत समाज की, यानी फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीर सावरकर जी ने की थी। थोड़ा सा अगर और डिटेल में चलें तो 1899 में दोस्तों इन्होंने मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था, वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने मिल करके। फिर इसी का नाम आगे चल करके चेंज किया गया 1904 में, यानी 5 साल बाद। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर ने उसे नाम चेंज करके अभिनव भारत का नाम दे दिया। लेकिन फिलहाल अगर अभिनव भारत पूछा जाए तब आप 1904 ही बताएंगे। अगला, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। 1900 में गुप्त समाज जो स्थापित हुआ था उसको क्या कहा जाता था? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया मित्र मेला, वो 1900 में यहाँ पर दिया गया था स्थापित, लेकिन ये 1899 में एक्चुअली में स्थापित हुआ है। ठीक है, मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे चल करके 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत किया गया। अगला, स्वतंत्रता सेनानियों जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी थे, इनको फांसी की सज़ा कब दी गई? ये तो आपको पता ही होगा। 23 मार्च को इसलिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को दोस्तों फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को। ओके, अगला, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और मारने का प्रयास किया, जो कि पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे? ये वाला जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दोस्तों, और भी इनके सभी लोग मेंबर्स लोग मिल करके एक योजना बनाए थे कि किंग्सफोर्ड को मार दिया जाए। किंग्सफोर्ड वहाँ का मजिस्ट्रेट हुआ करता था बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसको मारने के लिए योजना बनाए और बम बहाए, लेकिन वहाँ पर ये बच निकला और 2 महिलाएं मर गई। फिर इसके बाद जब इनको पकड़ने के लिए मुहिम चलाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, तो प्रफुल्ल चाकी जब गिरफ्तार होने वाले थे तो ये गिरफ्तार होने से बचने से पहले इन्होंने आत्महत्या कर ली आज़ाद की तरह। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह। और खुदीराम बोस जो थे ये फंस गए, ये पकड़े गए और आगे चल करके इनको फांसी दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो देखिए दोस्तों, चिटग्राम शस्त्रागार, जो चिटगाम आंदोलन हुआ था या कहें चिटग्राम का एक छापा हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी गणेश घोष ने। किसने? गणेश घोष ने। गणेश घोष के ही नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वहाँ पर डापरा में पुलिस एक शस्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया था। शस्त्रागार मतलब जहाँ पर पुलिस अपने बंदूकें, तोपें वगैरह रखती थी। ठीक है, बंदूकें और बारूद वगैरह रखती थी। ओके, ये चिटग्राम कहाँ पर है? चिटग्राम मतलब चटगांव, अब चटगांव के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में अभी है। ठीक है, अगला देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड कब हुआ था? इसको तो आप बताओगे ही, कमेंट करो फटाफट, बताओ काकोरी कांड कब हुआ था?
तो काकोरी कांड दोस्तों 1925 में हुआ था। इन लोगों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट लिया था। ठीक है, ये ट्रेन दोस्तों यूपी में सहारनपुर से लखनऊ के बीच में जा रही थी और यहीं लखनऊ के पास में काकोरी नाम की एक जगह पर ये काकोरी कांड हुआ, वहीं पर ट्रेन लूटा गया। ठीक है, अच्छा, काकोरी षड्यंत्र जो था ये किसने बनाया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था थी, उसके द्वारा ये प्लानिंग पूरा की गई थी और उन्हीं के सदस्यों के द्वारा इसे लूटा गया था। ठीक है, इस पे कौन कौन थे? इस पे दोस्तों जितने भी क्रांतिकारी थे, जो गरम दल वाले कह सकते हैं एक प्रकार से, वो सभी थे, जैसे कि आज़ाद भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, ये सब थे। तो बाद में इसी कांड की वजह से राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां जी को, रोशन लाल जी को, राजेंद्र लाहिड़ी को, इन सबको फांसी दे दी गई। ठीक है, इसी कांड की वजह से। अगला देखते हैं, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। अभी मैंने आपको बताया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने दोस्तों, इन दोनों ने इनकी किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम बहाया था, लेकिन फिर प्रफुल्ल चाकी भाग निकले और फिर जब उनको पकड़ा जाने लगा तो वो आत्महत्या कर लिए। खुदीराम बोस जी भी पकड़े गए और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। कहाँ पर की थी? इन्होंने अमेरिका में की थी। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में की थी। सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन के नेता थे, वहाँ पर ये संस्थापना किए थे। अगला देखते हैं, गदर पार्टी आरंभ होने के पहले सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों, गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था पहला विश्व युद्ध शुरू होना। ठीक है, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, वही सबसे मेन कारण था। चलिए अगला देखते हैं। हालांकि उस टाइम पर जब एक और कारण ये भी माना जाता है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, लेकिन सबसे मेन कारण पूछा जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध था। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? किस शहर में? देखिए दोस्तों, प्रयागराज में। ठीक है, कंपनी गार्डन अभी भी है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, वहाँ पर बहुत अच्छा स्मारक भी है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो वहीं पर इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, लास्ट गोली। चलिए अगला देखते हैं, भारत के भीतर और बाहरी दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? भारत के बाहर और भारत के भीतर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो वो थे दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप जी। ये भारत के भीतर और भारत के बाहर दोनों जगह ये क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, चलिए समाज सुधारक भी थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, कौन है निम्न में से? तो वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ये दोस्तों नरम दल के टाइप के नेता थे। तो ये क्रांतिकारी कैसे हुए? ठीक है, तो ये क्रांतिकारी नहीं थे। क्रांतिकारी वो थे जो कट्टरपंथी टाइप के थे, जो गरम दल के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, तो इसका नारा दिया था भगत सिंह जी ने। ठीक है, भगत सिंह जी ने दिया था। और ये नारा अगर पूछा जाए लिखा किसने था, इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना हसरत मोहानी ने की थी। किसने? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने इसकी रचना की थी, जबकि ये नारा दिया था भगत सिंह जी ने, इंकलाब जिंदाबाद का। अच्छा, आपको पता होना चाहिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने दोस्तों 1929 में विधानसभा में बम फेंक दिया था। खाली स्थान पर ही बम फेंका था हालांकि। ठीक है, जिससे ये न्यूज़ में आ सके, और न्यूज़ में आने का मतलब ये अखबारों में आ सके, और अखबार में जब आएंगे तो वहाँ पर इनका अगर इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर इनको जज के सामने पेश किया जाएगा तो ये अपनी बातों को रख सकेंगे। क्योंकि जज जो भी पूछेगा कि क्यों ऐसा किया, तो ये जो भी बयान देंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, वो अखबार में छपेगा और अखबार जन जन तक पहुंचेगा, एक एक लोगों तक पहुंचेगा, और ये क्रांति जो है ये और आग की तरह फैलेगी। ठीक है, तो ये इनका विजन था और इस वजह से इन्होंने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करवाया। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था भगत सिंह जी के गिरफ्तार होने का। अगला, इंकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना किसने की थी? इंकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना अभी मैंने बताया हसरत मोहानी जी ने की थी। ठीक है, अगला, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद मृत्यु हो गई? किसकी उपवास हुई थी? 64 दिनों के उपवास के बाद मृत्यु हुई थी।
तो देखिए दोस्तों, जतिन दास जी थे, जतिन दास। इस पर एक मूवी बनी है भगत सिंह जी की, ठीक है, उसमें दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। जो राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग ये लोग कर रहे थे, इन लोगों को जब बंदी बना लिया गया था, वहाँ पर सही भोजन, सही प्रकार के खाने मिलने की मांग करने लगे और सब लोग ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। फिर काफ़ी दिनों तक उपवास रखे थे। इसमें 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला, गांधी जी ने 1904 को डरबन के बाहर डॉट डॉट नामक बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? गांधी जी ने दोस्तों 1904 में फिनिक्स की स्थापना की थी। फिनिक्स की स्थापना इन्होंने डरबन में की थी। डरबन में, डरबन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में डरबन में इन्होंने स्थापना की थी। देखिए 1904 की बात हो रही है। गांधी जी 1904 में कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ये तो भारत को आए 1915 को, ठीक है, भारत में 1915 में आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। इस वजह से 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, गांधी जी के वापस आने की याद में। अच्छा, फिर 1915 में ही इन्होंने साबरमती स्थापना की, साबरमती आश्रम की। फिर 1917 में इन्होंने पहली बार भारत में किया था आंदोलन, ठीक है, पहली बार आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या कहें सत्याग्रह किया था इन्होंने। तो चंपारण सत्याग्रह 1970 में हुआ था, बिहार में हुआ था, चंपारण नामक स्थान में। गांधी जी पर जो मैंने वीडियो दी हुई है उसमें आप इसको सबको पास जाएंगे डिटेल में, उसमें गांधी युग के नाम से वो वीडियो है और मैंने बहुत अच्छे से रिलेट करके उसमें बताया हुआ है कि गांधी जी के टाइम पर क्या क्या चीज़ें घटनाएं हुई, ठीक है। वो पूरा का पूरा दौर जब से गांधी जी भारत आए, इसके बाद जो जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई सबको उसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तकों में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? किसने कहा है? तो दोस्तों, हिंद स्वराज नाम की ये पुस्तक थी महात्मा गांधी जी की। तो इसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी लॉन्च की थी, शुरुआत की थी, ये संस्थापक थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर पहुँचे थे? दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर पहुँचे थे? ये पहुँचे थे डरबन में, ठीक है, डरबन में। फिर 1904 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिनिक्स बस्ती की स्थापना की, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ये गए हुए थे वकालत के लिए, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, किस वर्ष पहुँचे थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी दोस्तों 1893 में गए थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। एक मुकदमा लड़ने गए थे, ठीक है, एक केस के लिए गए थे। वो केस किसका था? एक गुजरात के ही व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला के लिए गए थे, दादा अब्दुल्ला की मुकदमे लड़ने के लिए ये गए हुए थे, डरबन में पहुँचे थे, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? अभी मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनको ये अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। चलिए अगला, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित फेंक दिया गया था? रंग भेद के कारण, तो ये किस्सा तो आपने सुना ही होगा। ये कब हुआ था ये आपको बताना है। 1893 में ही हुआ था, जब ये साउथ अफ्रीका पहुँचे तभी हुआ। इसी वजह से तो ये दोस्तों वहाँ भी आंदोलन शुरू कर दिए थे। सबसे पहला इन्होंने आंदोलन कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में पहली बार इन्होंने किया था आंदोलन 1906 में, याद रखिएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया था। अगला, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह अभी मैंने आपको बताया, ये 1917 में हुआ था। अगर पूछा जाए भारत में पहली बार सत्याग्रह कब किया था, तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में किया था। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन कब किया था, तब 1906 में ही किया था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ओके। अगला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की महात्मा गांधी जी ने? तो इन्होंने 1919 में की थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। 1922 में इन्होंने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया था? तो चंपारण बिहार में हुआ था। एक्चुअली में वहाँ पर दोस्तों नील की खेती को लेकर के टैक्स वसूला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो वो टैक्स की मांग के लिए, टैक्स की मांग को बंद करने के लिए यानी खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह था, ठीक है, बिहार जिले से। ओके, अगला, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? असहयोग जो था भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, इसको किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है? तो इसको लुई फिशर ने लिखा। किसने? लुई फिशर जी ने लिखा है, ठीक है, कि असहयोग जो था, जो असहयोग आंदोलन जब से शुरू हुआ और वो भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग ही बन गया था, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, ठीक है, ये पूरे देश भर में आंदोलन फैला हुआ था। अगला, चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना कब हुई? दोस्तों ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और यहाँ पर चौरी चौरा एक गोरखपुर में स्थान है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा और वहाँ पर काफ़ी पुलिसकर्मी मारे गए और इसी से आहत होकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहाँ लोग सरल जीवन और उच्च सोच के साथ आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों आदर्श गांव की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। आदर्श गांव वाला कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, अभी भी ये चलता है, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि लोग सरल जीवन और उच्च सोच देखें, ये सब नहीं। यहाँ पर जो अभी का जो आदर्श गांव का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि ये गांव डेवलप्ड है पूरी तरीके से, नाली सड़कें वगैरह सब कुछ हैं अच्छे से, हर एक घर में टॉयलेट की व्यवस्था है, तो ये सब देख करके एक आदर्श गांव घोषित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी? देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहा है। बाल गंगाधर जी की तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? कौन सा मुसलमान था, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली और सब थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में शौकत अली दिख रहा है, ठीक है। तो शौकत अली भी महात्मा गांधी जी के साथ बाल गंगाधर जी तिलक जी के निधन पर उनकी अर्थी उठाए थे। अगला, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन अभी मैंने आपको बताया कब शुरू हुआ था, 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और आगे चल करके 1922 में स्थगित करना पड़ा चौरी चौरा कांड के बाद। अगला, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, ये कहाँ स्थित है? चौरी चौरा दोस्तों ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर में है। यहीं पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था और फिर वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, निधन हो गया था और इसी वजह से गांधी जी आहत होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि हम अहिंसा से आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अहिंसा के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम अंग्रेज़ों के सामने जाते हैं तो ये कहते हैं हम अहिंसा से आपके लिए मांग कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जब कुछ क्रांतिकारी लोग वो हिंसा को अपना लिए तो फिर वो समझ लीजिए एक प्रकार से किए कराए पर पानी फिरने जैसा था। इस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अगला, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये दोस्तों 1922 में वापस लिया गया था, फरवरी 1922 में। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये नमक कानून पर जो टैक्स लग रहा था, नमक कर लग रहा था, उसका विरोध करने के लिए था, ठीक है। नमक कर के विरोध ये शुरू किया गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए 12 मार्च को 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, इसको याद रखिएगा, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर के ये पैदल यात्रा शुरू की और ये यात्रा में धीरे धीरे लोग शामिल होते गए, कारवां जुड़ता गया और फिर आगे चल करके ये 390 किलोमीटर तक चले। कितना? 390 किलोमीटर तक यात्रा किए, 24 दिनों की यात्रा किए। फिर जाकर के ये डांडी नाम का एक स्थान है, वहाँ पहुँचे, वहाँ पर नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। वहीं पर नमक कानून को भंग करने के बाद ही वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद वो डेट थी 6 अप्रैल जब ये पहुँचे थे, डेट आपको याद रखते चलनी है, ठीक है। तो 1930 में ये हुआ था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लिया था? BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, इन्होंने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, तीनों में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और महात्मा गांधी जी कब भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कब? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों 1930 में,
ठीक है, 1930-31 में हुआ। दूसरा 1931 में 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में चला था। तीसरा चला था 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक है। चलिए, जिसमें एकमात्र थे बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? देखिए 1930 से 31, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन है ये, देखिए 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, ये था पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता कहाँ पर था? तो ये होता था लंदन में, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये कि यहाँ से कुछ प्रतिनिधि जाएं और वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ, वहाँ के लीडर्स के साथ बैठ करके कुछ विचार विमर्श करें कि क्या डिसीजन लिया जाए, ठीक है। अगला, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब दिया गया? 1942 में, ठीक है। और कब क्या घटनाएं चल रही थी उस टाइम पर? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में, ठीक है। और इसी को दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से, ठीक है। ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में, 9 अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है। ये भारतीय संग्राम की, अगर कहें स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लास्ट महान लड़ाई थी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ये तो इजी है, आप बता ही दोगे। लोकनायक की उपाधि किसे मिली थी? तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को मिली थी। किसे? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला देखते हैं, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगे में देखिए, भारत का जो तिरंगा है दोस्तों, भारत का जो तिरंगा है ये 2:3 के रेशियो में है। यहाँ पर 2 जो है ये इसकी चौड़ाई है और 3 जो होगी इसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो हमेशा 2:3 के रेशियो में होगा भारतीय तिरंगा। और इस तिरंगे में ऊपर से देखा जाए तो 3 पट्टियाँ हैं। कौन कौन सी पट्टियाँ हैं? ऊपर केसरिया है, बीच में वाइट पट्टी है, वाइट पट्टी है, इसी बीच में है चक्र, ठीक है। और नीचे है सबसे ग्रीन पट्टी। बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र है, इस अशोक चक्र में टोटल तिलियाँ कितनी हैं? 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। अब इस अशोक चक्र की जो कलर है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कलर है दोस्तों डार्क ब्लू। क्या है? डार्क ब्लू, गहरा नीला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया ग्राम नाम से जाना जाता था? शेर ए बलिया, तो दोस्तों चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो ये बलिया में लीडर थे और वहाँ पर इन्होंने एक सरकार की स्थापना की थी, समानांतर सरकार की, ठीक है, चित्तू पांडे। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे 50 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2 में, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में। पार्ट 2 में 2 पार्ट में हम लोगों ने आधुनिक भारत इतिहास को काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब मैं राज्य व्यवस्था की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। डेली 11 AM पर आप लोग आ जाया करो चैनल पर। वीडियो लाइव होती है तो उस टाइम पर आप लोग कमेंट करते रहोगे, साथ साथ में आंसर करते रहोगे। ओके, तो चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में अगर कोर्सेज वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज वगैरह ले सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।